यू? होप आप सारे अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था पैरावैद्युत पदार्थों को अगर आप विद्युत क्षेत्र में रख देते हो तो जो प्लेट के बिटवीन अपन ने रखा था तो अपन ने देखा कि नेट विद्युत क्षेत्र जो है वो कम हो जाता है और उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि हमारी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अपन ने ये देखा था कि ये दो प्लेट थी आपके पास, ये पॉजिटिव प्लेट थी और ये नेगेटिव प्लेट थी। इन दोनों के मध्य अपन ने पैरावैद्युत पदार्थ भरा, तो इस पैरावैद्युत पदार्थ के भरने से क्या होगा? यहाँ विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, और इसका मान भी आपके पास आया था, E बराबर आया था E नेट बोल सकते हो आप इसको। ये E नेट कितना आया आपके पास? E नेट आया आपके पास E एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो आपने अप्लाई किया है इन प्लेट पर, यहाँ इस जगह से। ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा? E पोलराइज्ड आ जाएगा जो इसके अंदर प्रेरित हुआ है। ठीक है, इसको E पोलराइज्ड भी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो कि माध्यम में कितना आया है, यानी इसको आप EM भी बोल सकते हो कि ये EM क्या है? इस मीडियम के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो ये जो मान है E नेट का, इसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र का सम्मानित मान, सम्मानित मान कहा जाता है, सम्मानित मान कहा जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ जो आरोपित विद्युत क्षेत्र है E एक्सटर्नल जो है, इसके मान को कम कौन कर रहा है? वास्तव में देखा जाए तो यहाँ प्लेटों के मध्य जो ये विद्युत क्षेत्र बन रहा है, E एक्सटर्नल बन रहा है या E नेट बन रहा है, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कौन कर रहा है? इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है ये जो माध्यम में बन रहा है विद्युत क्षेत्र। देखो जितना ज्यादा ये बनेगा, जितना ज्यादा ये बनेगा उतना मान इसमें से कम होता जाएगा, यानी जो कुल विद्युत क्षेत्र है वो कम होता जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड हो गया, किस पे इसकी निर्भरता होगी? तो आप कहोगे कि सर ये जो माध्यम आपने लिया है, इस माध्यम का अगर विद्युत क्षेत्र में बढ़ाता जाऊं तो ये जो कुल विद्युत क्षेत्र है ये क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी E नेट को कम कौन कर रहा है? तो ये हो गया अपने पास E माध्यम का। ठीक है, तो E माध्यम का, E नेट वास्तव में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसको ले लो या नेट को ले लो। तो देखो ये मान बढ़ाने पर ये नेट वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ये नेट वैल्यू है वास्तव में अगर मान लो ये इंट्रोड्यूस नहीं होता तो आपके पास क्या होता? तो ये आपके पास वैल्यू ये आती E जो आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया है, इसके मान को धीरे धीरे कम कौन करता जा रहा है? इसके मान को वापस से वही बात कम करता जा रहा है, EM कम करता जा रहा है मीडियम में। तो देखो आप अगर मीडियम को बढ़ाते जाते हो, यानी इस पैराविद्युत पदार्थ को मैं बढ़ाता जाऊं तो कम क्या होता जाएगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र जो प्लेटों के मध्य था उसकी मान लगातार क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। भाई यही तो लिया था आपने कि ये आपने प्लेट ली थी और इस प्लेट पर विभवांतर कितना था? 100 वोल्ट। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर पैराविद्युत पदार्थ भरा, इसका विभवांतर गिरकर कितना रह गया? 70 वोल्ट रह गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हम पैरावैद्युत पदार्थ जितना भरेंगे उतना ही ये विद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र आ जाता है आपके पास। अब देखो इनका रेशियो क्या कहता है? इनका रेशियो देखो, एक्सटर्नल कितना था आपके पास? एक्सटर्नल की वैल्यू ले आते हैं अपन। एक्सटर्नल की वैल्यू थी अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो वायु। ठीक है, मान लेते किसी टाइम वायु थी। अब माध्यम में कितना है? माध्यम में अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम, यहाँ पे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट तो क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन एम क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। तो देखो इनके मान रखते हैं अपन, इनका अनुपात लेते हैं। तो यहाँ E एक्सटर्नल अपॉन EM क्यों लिया? क्योंकि देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा ज्यादा रखा जाता है किससे? माध्यम जो डाइलेक्ट्रिक लिया आपने उससे। ठीक है, तो देखो ये अनुपात लेते हैं तो कितना आता है? देखो ये अनुपात सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ जाएगा? सिग्मा एप्सिलॉन एम अपॉन कितना आ जाएगा?
सिग्मा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से ई एक्सटर्नल अपॉन जाएगा ई माध्यम में बराबर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, जानते हो आप सारे, क्या होता है ये होता है एप्सिलॉन आर, यानी ई एक्सटर्नल अपॉन ई माध्यम, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर आता है, और इस नियतांक को ही अपन कहते हैं पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक कहा जाता है इसको, या इससे क्या कहा जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसे आपेक्षिक क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो जितना ज्यादा आप माध्यम का मान बढ़ाते जाओगे यहाँ पर, उतना ही ज्यादा ये क्या बढ़ता जाएगा, ईएम बढ़ता जाएगा, ईएम बढ़ेगा तो एक्सटर्नल फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कुल मिलाकर अपन कहते हैं कि एप्सिलॉन आर, तो अपन ईएम बढ़ा रहे हैं, अब जब आपको कहे कि एप्सिलॉन आर का मान बढ़ाया जाए तो इनडायरेक्टली आप किसको बढ़ा रहे हो, एप्सिलॉन एम को बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो एप्सिलॉन एम को बढ़ा रहे हो तो घट क्या जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान घट जाएगा, ठीक है, किसके अंदर, प्लेटों के अंदर। तो ये कहलाता है पैरावैद्युतांक। तो पैरावैद्युतांक जनरली क्या होता है, रेशियो होता है किसका, जो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था एयर में, विद्युत क्षेत्र लिया था वायु में, और जो विद्युत क्षेत्र माध्यम में बन रहा है, उन दोनों का अनुपात लिया जाता है, ये अनुपात को अपन पैरावैद्युतांक कहते हैं। और ये पैरावैद्युतांक ये डिसाइड करेगा कि जो आपने कुचालक वस्तु ली है वो कितना विरोधी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। जिस वस्तु का, जिस अचालक का जितना ज्यादा पैरावैद्युतांक होगा वो उतना ही ज्यादा क्या उत्पन्न करेगा, विरोधी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसलिए इस पैरावैद्युतांक को एक नाम से और जाना जाता है विशिष्ट प्रेरकीय धारिता, प्रेरकीय धारिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, शॉर्ट में इसको SIC बोलते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहा जाता है, किसको, एप्सिलॉन आर को। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप ये पैरावैद्युत पदार्थ भरोगे, क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रेरकीय धारिता कहा जाता है, ठीक है। तो इस विशिष्ट प्रेरकीय धारिता, पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, तीनों ही एक ही जगह के नाम है। इस पे निर्भर करता है कि हम विरोधी विद्युत क्षेत्र है वो कितना उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो ये हमने व्यवहार देखा, और ये हमने ये भी देखा कि पैरावैद्युतांक है वो क्या होता है, और हम ये भी जानते हैं, दो आपको इंपॉर्टेंट है पैरावैद्युतांक। देखो, जो जल होता है, वायु जो होती है, उसका पैरावैद्युतांक क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। और जो धातु होते हैं, धातुओं के लिए ये अनंत होता है, बहुत ज्यादा होता है, चाहे जितना आवेश ले सकते हैं धातु। और जल के लिए ये लगभग 81 होता है। ये आपको कुछ स्टैंडर्ड पैरावैद्युतांक दिया हुआ है, याद रखने हैं। एक होता है माइका, माइका के लिए ये लगभग 6 होता है, यानी ये जो सारी वैल्यू ये मैंने ये एप्सिलॉन आर की ली है। तो पैरावैद्युतांक क्या होता है वो हमने देखा। अब देखो, हमने ये कहा कि ये अणु जो है वो विद्युत क्षेत्र में इस तरह से ध्रुवित हो रहे हैं, ऋणावेश एक तरफ, धनावेश एक तरफ। तो इनका ये जो ध्रुवण है, ये ध्रुवण किस पर निर्भर करता है, ये ध्रुवण निर्भर करता है आरोपित विद्युत क्षेत्र पे निर्भर करता है, ठीक है। यानी इनका जो ध्रुवण है वो समानुपाती किसके हो जाता है, विद्युत क्षेत्र के हो जाता है, ठीक है। देखते हैं ध्रुवण क्या होता है। तो देखिए, पैरावैद्युत पदार्थों का जो ध्रुवण होता है P, जिसे आप द्विध्रुव भी बोल सकते हो, ये ध्रुवण जो होता है ये समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के सम्मानित मान के लिए। सम्मानित मान यहाँ E नेट ले रहा हूं मैं, और E नेट आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र जो लगाया है वो, और माइनस जो आपने पोलराइज्ड विद्युत क्षेत्र आपको मिल रहा है, पोलराइज्ड मिल रहा है या माध्यम में मिल रहा है, इसके समानुपाती होता है। तो जब मैं देखो, पिछले वीडियो में मैंने एक और मान बताया था, आणविक ध्रुवता, ठीक है। तो आणविक ध्रुवता वो सारे मॉलिक्यूल के लिए ली थी, यहाँ विशेष स्थिति ले रहे पैरावैद्युत पदार्थ के लिए
कि परावैद्युत पदार्थ की जो जो ध्रुवण है वो किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाता हूं तो एक नियतांक आता है, इसे नाम बोलोगे आप जाइयम। ये x के जैसा सिंबल है, कई ऑथर इसको, कई टीचर इसको चाई बोलते हैं और कई इसको जाई बोलते हैं, जेड ई है जाई, और तो ये ग्रीक लेटर है, इसको आप ऐसे पढ़ो कि जाई, ठीक है। तो जाई ई है ये, और इनटू कितना आ जाएगा ई नेट। ध्यान रखना ये का ये लेटर आपको आगे मैग्नेटिज्म में, मूविंग चार्ज, चुंबक वाले चैप्टर में भी पढ़ना पड़ेगा, जिसे अपन कहते हैं, इसे कहा जाता है वैद्युत प्रवृत्ति। क्या कहा जाता है इसे? वैद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। ये मात्रक विहीन राशि होती है, इतना ध्यान रखना कि आपको कहे कि वैद्युत प्रवृत्ति का मात्रक बताइए तो आप बोलना कि ये कैसी राशि है, मात्रक विहीन है, ठीक है। ये मात्रक विहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और तो ये प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति यह है कि कोई वस्तु विद्युत क्षेत्र के प्रति कितनी संवेदनशील है, कितना सेंसिटिव है, वो उसकी कहलाती है वैद्युतीय प्रवृत्ति। जैसे अगर चालक की निर्वात होती है, आगे हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो उसके अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति आएगी कि कोई वस्तु चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कितना प्रभावित होता है, या विद्युत प्रवृत्ति की बात है तो ये विद्युत क्षेत्र के द्वारा कितना प्रभावित होता है। ये लगभग मिलते जुलते शब्द है, विद्युतशीलता, विद्युत प्रवृत्ति। तो विद्युतशीलता का तो मतलब होता है कि उसमें से विद्युत क्षेत्र रेखा कितनी पार होके जा सकती है, वो तो इसकी विद्युतशीलता होती है। प्रवृत्ति मतलब वो विद्युत क्षेत्र द्वारा कोई वस्तु पे प्रभावित कितना होती है। तो आपको ज्यादा इस पर दिमाग में जोर नहीं देना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वैद्युत प्रवृत्ति नाम की कुछ चीज होती है, ठीक है। वैद्युत प्रवृत्ति, ये डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूं मैं, वैद्युत प्रवृत्ति जाएगी तथा पैरावैद्युतांक में एक संबंध होता है। पैरावैद्युतांक को आप एप्सिलॉन आर बोलते हो, इनमें एक संबंध होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन आर बराबर होता है 1 प्लस जाई ई। तो हम लगभग अब जान चुके हैं कि पैरावैद्युत पदार्थों का विद्युत क्षेत्र में व्यवहार किस तरह का होता है और वो किस तरह से जो पहले से मौजूद विद्युत क्षेत्र है उसको किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो पैरावैद्युत पदार्थ के इस गुण का हम फायदा उठाते हैं। कहाँ उठाते हैं? हम संधारित्र में उठाते हैं कि हम संधारित्र में ठूस के क्या भर दें, पैरावैद्युत पदार्थ भर दें, तो उससे क्या होगा, संधारित्र के उस विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। और यही हमारा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि हम उसकी धारिता बढ़ाना चाहते हैं। क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि धारिता का अगर अपन रिलेशन देखें विद्युत क्षेत्र और धारिता का, तो वो इनवर्स रिलेशन आता है कि विद्युत क्षेत्र घटाने पर धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम अब एक पैर समांतर पर संधारित्र लेते हैं। समांतर पर संधारित्र लेते हैं। कैसा है ये? पैरावैद्युत पदार्थ है, पैरावैद्युत युक्त। कि हमें समांतर पर संधारित्र में अगर ये पैरावैद्युत पदार्थ भर दें तो हमारे पास क्या रिलेशन आते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बस आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है कि अभी अपने एक छोटा सा रिलेशन देखा था कि बाह्य विद्युत क्षेत्र जो आपने लगाया है और ये जो माध्यम में उत्पन्न हुआ है, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? एप्सिलॉन आर होता है। इतना बस आप ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक पैरावैद्युत पदार्थ लेके आते हैं। तो ये मैंने एक समांतर पर संधारित्र लिया, ठीक है। और मान लो कहीं से आप इसको आवेशित करके ले आते हो, ठीक है। तो आपने बाजार से इसको आवेशित करके ले आया, आवेशित करके ले आए, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव प्लेट और ये हो गई आपकी नेगेटिव प्लेट, ठीक है जी। तो एक प्लेट का क्षेत्रफल मान लूं मैं a है, तो दूसरी का भी क्या होगा? a होगा। तो एक प्लेट का मोस्टली क्षेत्रफल ही पूछा जाता है और ये दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है? d है। तो देखो यहाँ एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा इन प्लेटों के मध्य। कितना हो जाएगा? E स्थापित हो जाएगा, E। और
जैसे आप क्या कह सकते, मान लो E0 मान लो, E0 है बाह्य विद्युत क्षेत्र या एक्सटर्नल मान लो, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो पहले तो देखो इस समांतर पर संधारित्र की धारिता कितनी आएगी, C बराबर C एयर है, अभी इन दोनों के मध्य क्या है, वायु है, तो अपन C एयर में इसकी धारिता कितनी आई थी, अगर आपको याद आ रहा हो पिछले जमाने की बातें हैं, एक दो वीडियो की पहले की बात है कि C एयर कितना आया था आपके पास, एप्सिलॉन नॉट A बाई D आया था, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र कितना हो गया है, यहाँ पर देखो ये एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र हो गया आपके पास, E एक्सटर्नल कितना हो गया, E एक्सटर्नल हो गया आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक की बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आई हुई है, ठीक है, क्या क्या ठीक है, ठीक ही है कि साहब आपने ये संधारित्र आवेशित संधारित्र लिया तो इसके अंदर विद्युत, इससे संधारित्र की धारिता कैसे होगी, कैसा संधारित्र है, समांतर पर संधारित्र है, तो समांतर पर संधारित्र की धारिता ये होती है, ठीक है। और यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है इसका मान ये दिया जा सकता है, ठीक है, ये आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक पैरा विद्युत पदार्थ ले आते हैं, ठीक है, पैरा विद्युत पदार्थ में इसके अंदर ले आया, यानी अब वायु मैंने हटा दी है, अब क्या ले आता हूं मैं, एक पैरा विद्युत पदार्थ ले आता हूं जिसकी मोटाई कितनी है, T है, ये पैरा विद्युत पदार्थ मैंने इसमें भर दिया है। तो देखो इसके इधर एक नया विद्युत क्षेत्र बनेगा जिसे आप TM बोलते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, माइनस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इसका पैरा विद्युतांक अपन ने मान लिया, कितना मान लिया, एप्सिलॉन R मान लिया, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र बनेगा ये T मोटाई का है, T मोटाई का पैरा विद्युत गुटका है, पूरी प्लेट में नहीं रखा है मैंने, मैं यहाँ एक बार आपको रोकना चाहूंगा, आपकी बुक में दो तरह के डेरिवेशन दिए हुए हैं, एक डेरिवेशन तो दिया हुआ है कि ये जो समांतर पर संधारित्र है इसके मध्य पूर्ण रूप से पैरा विद्युत पदार्थ भरा हुआ है, पूर्ण रूप से, और एक डेरिवेशन दिया हुआ है कि आंशिक रूप से पैरा विद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो हम आंशिक रूप से डेरिवेशन कर रहे हैं, फिर एक स्टेप के अंदर ये पूर्ण रूप से हो जाएगा, तो आपको दो डेरिवेशन अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आप आंशिक रूप से डेरिवेशन को कर लीजिए, पूर्ण रूप से आपको कंडीशन के अंदर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा हम चर्चा करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना, ये बात आपकी बड़ी मद्देनजर होनी चाहिए कि ये पूर्ण रूप से भरे हुए संधारित्र का डेरिवेशन अलग है और इसका डेरिवेशन अलग है, ठीक है। तो अपन ये कर रहे हैं आंशिक रूप से, आंशिक रूप से जो भरा हुआ है संधारित्र वो डेरिवेशन हम कर रहे हैं। तो देखो कर किया, यहाँ वापस से आ जाते हैं हम, तो हमने ये पैरा विद्युत पदार्थ भरा है, तो आप बताइए जो विद्युत क्षेत्र है, देखो विभव प्रवणता का सूत्र क्या कहता है, विभव प्रवणता के सूत्र से, प्रवणता के सूत्र से, विभव प्रवणता का सूत्र क्या कहता है कि dVE बराबर क्या होता है, dV बाई dR होता है, ठीक है जी। इस सूत्र का अपन उपयोग करेंगे। तो पहले देखो V1 ले लेते हैं, V1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ वायु, V1 किसके लिए ले लिया मैंने, वायु के लिए विद्युत विभव, और V2 ले लिया मैंने माध्यम के लिए विद्युत विभव, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस फॉर्मूले का उपयोग करो, इस फॉर्मूले से dV बराबर क्या आ जाएगा, EdR आ जाएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या कहता है आपको, देखो d इस फॉर्मूले का यूज करो तो dV1 बराबर कितना आ जाएगा, EdR, ठीक है। अब देखो dV1 की जगह क्या ले सकता हूं मैं, V1 मान लो, तो यह आ जाएगा V1 बराबर, अब E कौन सा ले, देखो V1 किसके लिए लिया है मैंने, वायु के लिए लिया है, ध्यान से देखना, एकदम अपनी आंखें बढ़ा के रखो यहाँ कि V1 किसके लिए है मैंने, वायु के लिए,
अब बताओ यहाँ वायु कितनी दूर में रहेगी, कितनी दूर में रहेगी, चुप हो जाता हूं मैं, वायु कितनी दूर में रहेगी। देखो पहले इन संधारित्र की दूरी d है, पहले d दूरी तक थी वायु। अब आपने क्या किया, t मोटाई का ये टुकड़ा डाल दिया, तो कितनी जगह घेर ली इस वायु में, इस टुकड़े ने t, तो वायु रह कितनी गई, d माइनस टी रही कि नहीं रही, रहेगी ना, ठीक है। अरे भाई पहले वायु थी d दूरी तक थी, और आपने इस d दूरी के अंदर क्या रख दिया, ये टुकड़ा रख दिया t मोटाई का, तो वायु अब कितनी दूर में रह गई, d माइनस टी। तो देखो t की जगह, तो देखो वायु में विद्युत क्षेत्र कितना था हमारे पास, वायु में विद्युत क्षेत्र ये था, कितना है, E एक्सटर्नल, ठीक है, इनटू dr वायु दूरी, वायु कितनी दूरी तक रह गई, d माइनस टी, तो ये आ जाएगा d माइनस टी। समीकरण कितना आ जाता है, 1। अब E एक्सटर्नल है कितना आपके, पहले ये समीकरण आ जाता है 1 थोड़ी आएगा, ये 3 आएगा। समझ में आ गई क्या बात, ये V1 किसके लिए लिया है, वायु के लिए। अब V2 देखते हैं अपन, V2 कितना आ जाता है माध्यम के लिए, तो कितना आ जाता है EM, ठीक है, और EM इंटू कितना आ जाएगा, अब माध्यम कितनी दूर तक है, माध्यम की दूरी कितनी हो गई, t हो गई इस विद्युत क्षेत्र के लिए, तो ये हो जाएगा E इंटू टी हो जाएगा। तो कुल विभव कितना आएगा, कुल विभव आपके पास कितना आ जाएगा भाई, कुल विभव आ जाएगा V बराबर V1 प्लस क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा, ठीक है। अब V बराबर कितना आएगा, V1 का मान देखो, V1 का मान कितना है, E एक्सटर्नल इनटू कितना आ जाएगा, D माइनस टी, ओके, प्लस क्या आ जाएगा, E माध्यम में गुणा कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आती है। लेकिन देखो एक रिलेशन है आपके पास कि E एक्सटर्नल बटे E माध्यम बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन r होता है कि नहीं होता है, होता है ना एप्सिलॉन r, ठीक है। तो मैं इस E माध्यम की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से देखो E माध्यम बराबर कितना आ जाएगा, E एक्सटर्नल बटे कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन r आ जाएगा। यानी मैं इस EM की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो V बराबर कितना आ जाएगा, E एक्सटर्नल इंटू D माइनस टी। एक्सटर्नल कौन सा, ये जो बाहर पहले लगाया था जब कोई नहीं था इस संधारित्र के बीच में, ठीक है, तब का है ये, प्लस E माध्यम की, माध्यम को क्या बोल सकते हो आप, E एक्सटर्नल बटे एप्सिलॉन r, तो आ जाएगा E एक्सटर्नल बटे कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन r आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखो कई बुक में ये एक्सटर्नल बाह्य फील्ड को E0 से लिखते हैं, तो ये आपकी मर्जी है, आप E0 लिखो, E12 लिखो, E100 लिखो, 1000 लिखो, एक्सटर्नल लिखो, इंटरनल लिखो, सब अपनी अपनी चॉइस है। तो मुझे ये एक्सटर्नल अच्छा लगता है बाह्य विद्युत क्षेत्र, इसलिए मैंने ये नाम लिखा है। अब देखो इस इक्वेशन में से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो E एक्सटर्नल बाहर आ जाएगा, E एक्सटर्नल बाहर आ गया, बचेगा क्या आपके पास, D माइनस टी प्लस क्या रह जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन r रह जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ जाती है आपके। अब देखो E एक्सटर्नल का मान कितना है आपके पास, E एक्सटर्नल का मान है आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये मान इसमें रखिए, ठीक है, कि ये एक्सटर्नल बराबर कितना है आपके पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस एप्सिलॉन r। यहाँ तक की बात समझ में आ जाती है क्या, तो इसको आगे और बढ़ाते हैं अपन। देखो एक बार वापस से यहाँ तक आप वापस से समझो कि ये पहले हमने ये नहीं लिया, इसको काम में नहीं लिया, सिर्फ संधारित्रता बीच में उनकी दोनों प्लेटों के वायु थी, तब इसकी धारिता ये दी जा सकती है और विद्युत क्षेत्र ये दिया जा सकता है। अच्छी बात। अब आपने क्या किया
कि इसके अंदर माध्यम भर दिया। कैसे भर दिया? एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का। ठीक है, तो हमारे को दो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। देखो विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में ये संबंध होता है। मान लो V1 मैं वायु के लिए ले रहा हूँ और V2 माध्यम के लिए ले रहा हूँ, तो देखो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ dV1 बराबर E dr। E कौन सा? जब वायु थी, वायु में क्या था? एक्सटर्नल, और वायु देखो रह कितनी गई? d दूरी तक थी, लेकिन T मोटाई का बीच में ये आ चुका है। ठीक है, ये आगे परेशान करेगा, वायु को कम करेगा। ठीक है, तो ये आ गया T, d माइनस टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया वायु के अंदर। ठीक है, और ये E एक्सटर्नल। अब ऐसे ही माध्यम में V2 ले लेते हैं, तो माध्यम के लिए EM ले लिया, इनटू कितना ले लिया? T ले लिया। कुल विद्युत विभव आ गया V1, V बराबर V1 प्लस V2, E एक्सटर्नल D माइनस T प्लस EM इनटू T। ठीक है, और ये आपके पास E एक्सटर्नल, EM को क्या बोल सकते हो? ये अपने पास अभी थोड़ी देर पहले अपन ने रेशियो निकाला है, ये मान आता है, तो EM को मैंने चेंज कर दिया इससे, तो ये E एक्सटर्नल अपॉन एप्सिलॉन आर आ गया। ये एक्सटर्नल पूरे में से कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? d माइनस टी प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर रह गया। ठीक है, और हाँ यहाँ सॉरी यहाँ t भी है, E एक्सटर्नल अपॉन एप्सिलॉन आर इनटू t, तो ये t अपॉन एप्सिलॉन आर रह जाएगा। ठीक है, ये t अपॉन एप्सिलॉन आर रह जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ तक रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो देखो अपने पास V का मान ये आया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो V बराबर देखो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर आपके पास होता है Q अपॉन A। ठीक है, तो मैं सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूँ? Q अपॉन A। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है D माइनस T प्लस E अपॉन एप्सिलॉन R। आप एक काम करो, इस टर्म में से d कॉमन ले लो। आप कहोगे गुरुजी d कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे को काम आएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। आप इतना अधीर मत होइए। हम क्या काम कॉमन ले लेते हैं? d कॉमन ले लेते हैं। तो d कॉमन लीजिए, तो v बराबर देखो क्या आता है आपके पास? v बराबर आता है q d a एप्सिलॉन नॉट। मैंने d कॉमन लिया तो देखो क्या टर्म रह गई? 1 माइनस t अपॉन d प्लस टी अपॉन टी, इसमें डिवाइड होगी ये डी एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये आपके पास टर्म कॉमन आ जाती है डी कॉमन लेने पर। ठीक है, तो डी कॉमन लिया है मैंने। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग देना होता है। तो ये आ जाती है आपके पास इक्वेशन। अब देखो, माना पैरावैद्युत पदार्थ के बाद पैरावैद्युत पदार्थ युक्त संधारित्र की धारिता C डैश है। क्या है? C डैश है। अपन धारिता क्या मान लेते हैं? C डैश है। अतः हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है भाई? CV होता है क्या? तो ये कितना आ जाएगा? C डैश V। Q बराबर क्या आ जाएगा? C डैश V आ जाएगा। ओके, तो यहां से V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? V इज इक्वल टू कितना आएगा? V इज इक्वल टू आएगा आपके पास, V इज इक्वल टू आ जाएगा C डैश Q अपॉन C डैश, Q अपॉन C डैश। इसे लगा दो समीकरण 4, 3 जो भी लगाना चाहो, और इसे सॉरी इसे 4 दे दो नाम और इसे 5 दे दो। ठीक है, तो इस 5 का से V का मान यहाँ रखो, V का मान यहाँ रखेंगे अपन। तो देखो अपने पास क्या आता है? Q अपॉन C डैश बराबर QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यह आ जाएगा 1 माइनस टी बाई डी, और यह आ जाएगा टी अपॉन डी एप्सिलॉन आर। देखो क्या कैंसिल हो गया? Q से Q कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपके पास?
बचेगा आपके पास 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा डी ए एप्सिलॉन नॉट और ये रह गया 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी एप्सिलॉन आर। देखो ये डी ए एप्सिलॉन नॉट सी ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, ठीक है। तो 1 अपॉन सी कितना हो जाएगा डी ए एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ये मैं अगर 1 अपॉन सी लेना चाहूँ यहाँ पर मैं 1 अपॉन सी ए लूँ, 1 अपॉन सी ए लूँ तो क्या आएगा भाई बताओ? डी एप्सिलॉन नॉट आएगा कि नहीं आएगा? उल्टा कर दिया मैंने इसको, ये c इक्वल टू ये है तो 1 अपॉन c कितना हो जाएगा डी ए एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो है आपके पास डी ए एप्सिलॉन नॉट। डी ए एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन c लिख सकते हो। तो ये 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन सी एयर, एयर में ये था और ये आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी एप्सिलॉन आर। ये वो फॉर्मूला है जो एक आंशिक रूप से पैरावैद्युत पदार्थ संधारित्र का। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में? ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कहेगा कि आंशिक रूप से भरे हुए समांतर पट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करके आना है। अब इसके अंदर विभिन्न स्थितियां ले लेते हैं अपन। यहाँ ध्यान रखना ये आंशिक रूप से भरा हुआ, पूरा नहीं भरा हुआ। यहाँ 1 अपॉन सी का कैसे आया? इस फॉर्मूले से आया है, इस फॉर्मूले से अपने पास क्या आ जाता है 1 अपॉन सी आ जाता है। तो ये आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाती है। तो ये फॉर्मूला अपन पहले से जानते थे Q बराबर C भी होता है। अब माध्यमिक संधारित्र ले लिया अपन ने तो Q अपॉन C डैश, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब इस पे आधारित विभिन्न स्थितियां हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं अगले वीडियो में आपसे पूछूंगा, आप मन ही मन जवाब दे देना वहां बैठे बैठे कि आप सर ये धारिता होती है, ठीक है।